नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर की मार से आतंक के आका बिलबिलाने लगे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे, हमले की गीदड़ भभकी देने लगे। जैश सरगना आतंकी मसूद अजहर ने एक ऑडियो जारी किया और हिंदुओं के कत्ले आम की गीदड़ भभकी दी है। वहीं पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड लश्कर आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी भी आखिरकार बिल से बाहर निकल आया। सैफुल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों को शहीद बताया और फिर जिहाद की बातें करने लगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इन आतंकवादियों को पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी का भी संरक्षण मिला है। जब सैफुल्लाह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, तब पाकिस्तान की सेना आतंकी का मंच तैयार कर रही थी, आतंकवादियों को सुरक्षा दे रही थी। वहीं पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवादियों को सांत्वना दे रहे थे, आतंक के ठिकानों को फिर से तैयार करने की बात कह रहे थे। सवाल है कि आखिर आतंकियों से पाकिस्तान की सेना और सरकार को इतना प्यार क्यों है, और सवाल यह भी कि आखिर पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता, कत्लेआम की गीदड़ भभकी देता, ये आवाज आतंक के मौलाना मसूद अजहर की थी। वही आतंक का मौलाना जो जैश का सरगना है, जो सरहद पार बैठे भारत के खिलाफ आतंक की साजिश रचता है, भारत में हमले के लिए फिदाइन तैयार करता है। लेकिन आतंकी मसूद अजहर की इस गीदड़ भभकी की वजह है हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों को बर्बाद कर दिया, जैश और लश्कर के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया, आतंक के गढ़ में हाहाकार मचा दिया, 120 आतंकियों को दोजख भेज दिया। बहावलपुर में आतंकी मसूद के परिवार के 20 लोग मारे गए, जिससे वो बिलबिलाने लगा। ये जो इस रात शहीद हुए, उन्होंने दुनिया से जाना ही था, मगर शहीद बनकर जाना अल्लाह ताला का फजल है। बच्चे अगर बचपन में शहीद हो जाएं तो उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। उनकी कब्रों पर खड़े होकर अल्लाह ताला के सारे नामों की कसम खाकर कहा जा सकता है कि ये अहले जन्नत और अल्लाह ताला के औलियाए मुकर्रमीन की कबूर हैं, और ये बच्चे मुजाहिदीन के ईमानी लश्करों के अंसार बन जाते हैं। उनकी यलगार के सामने ना फिरौन ठहर सकता है और ना कोई और ताकत। दुनिया देख लेगी कि गज़ा के मासूम शहीद दुनिया में कैसी तब्दीली का बाइस बनते हैं, और दुनिया देख लेगी इंशाअल्लाह के जामे मस्जिद सुबहान अल्लाह के पड़ोस से उड़ने वाले जन्नती परिंदे इंडिया और आरएसएस का कैसा हशर उड़ाते हैं। सुना आपने, बेगुनाहों का खून बहाने वाला आतंकी मसूद अजहर अपने परिवार की मौत से बिलबिला रहा है, और बौखला लश्कर सरगना हाफिज का कुनबा भी गया है। ऑपरेशन सिंदूर से लश्कर के कैंप तबाह हो गए, लश्कर के कई आतंकी जहन्नुम भेज दिए गए। लश्कर के मुरीद के कैंप में सिर्फ मलबा बचा था। आतंकियों में दहशत इस कदर फैली थी कि वो बिल में जा छिपे थे। लेकिन आतंक के रक्त बीज एक बार फिर बाहर आ गए हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की याद में आंसू बहाने लगे हैं। की शहादतों के नतीजे में हमने देखा ये टूटे हुए दिल आपस में जुड़ गए, तंजीमी पार्टी इख्तिलाफात खत्म हो गए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि शहीदों की शहादतों ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सीसा फुलाई हुई दीवार बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बता रहा ये वही लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह है, जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची, बेगुनाहों का खून बहाया था। और इन आतंकियों को कैसे पाकिस्तान में संरक्षण मिल रहा था, ये आतंकी कैसे शहबाज की आंखों के तारे बन गए थे। अब इसकी एक और तस्वीर भी देख लीजिए। सच्ची है, तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको। इस तस्वीर में पाकिस्तान के मंत्री राणा तनवीर हुसैन के साथ लश्कर कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी दिख रहा है। ये तस्वीर तब की है जब आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तान के मंत्री के आंसू बहने लगे थे और वादा करके आए थे कि आतंक के जो अड्डे तबाह हुए हैं उन्हें फिर से बनवाएंगे। सच्ची है, तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको
कि यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी का इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम अली साहब जनरल साहब, वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और साथ ही उनकी जो फैमिली है, जो शहीद हैं या जख्मी हैं, उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा, उनके फैमिली को, बच्चों को। साफ है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकियों को पालती है, बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकियों को संरक्षण देती है, भारत में हमले के लिए आतंकियों को पैसा देती है, और जब ये आतंकी मारे जाते हैं, आतंक के अड्डे तबाह होते हैं तो आंसू बहाती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है, आखिर कैसे पाकिस्तान सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान कर क्या रहा है, बहुत अच्छी तरीके से तस्वीरों और शब्दों में सुनाई और दिखाई भी पड़ जाता है। लेकिन बात यह है कि एक एक करके मसूद अजहर के बाद सैफुल्लाह, उसके बाद आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, वो भी जहर उगलने में आगे बढ़ गया है। तलहा सईद ने भी जहर उगला है। तलहा सईद ने तकरीर में जिहाद के लिए उकसाया है। तलहा ने भारत के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काया। पाकिस्तान के पंजाब में सभा कर रहा था तलहा सईद। अभी बाप छुपा है, कुछ दिन बाद ऐसी हालत भी हो सकती है कि बेटा भी अपने लिए कोई मांद ढूंढ ले। मेरे मोहतरम भाइयों, आज का आने वाला 28 मई ये बुनियान मरसूस के साथ आया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के ये अल्फाज बोले हुए, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अल्लाह की रहमत, नुसरत, गलबे उन लोगों के साथ है युक़ातिलून फी सबीलिही, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद और क़िताल करते हैं। हाफिज सईद तो छुप गया है। बेटे तलहा सईद ने इस बात की कमान संभाली है कि कैसे इस्लाम का वास्ता देकर लोगों में उस आग को भड़काया जाए और उस आग के चलते किसी का भला नहीं, सिर्फ और सिर्फ खून और कत्ल गारत करने की तैयारी की जाए। भड़का रहा है तलहा सईद। कितने भड़कते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारों को ऐसी किसी हरकत का अंजाम ऑपरेशन सिंदूर में पहले से याद होगा भी। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं जो लगातार मसूद अजहर के बयान सामने आ रहे हैं, सैफुल्लाह के बयान सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट खामोश है। यानी एक बार फिर से झंडी देनी शुरू कर दी गई है कि आप आगे बढ़िए, कत्लो गारत मचाइए, पाकिस्तान पीछे खड़ा है। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पूर्व प्रवक्ता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपका। निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है निपुण भाई आपका। संजीव उनियाल बहुत जल्दी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे और कुछ देर बाद डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पीओके से एक्टिविस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे कुछ देर में। पहले मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपका रुख करता हूं। सैफुल्लाह कसूरी भी निकल आया, मसूद अजहर की भी आवाज निकलकर सामने आ गई। कह रहे हैं कि एक आतंकवादी के मारे जाने पर 10 हिंदुओं का कत्ल करना जायज है और वो हम करेंगे। तो एक तरीके से जो सबक मिला है, शायद अभी इन्होंने या तो सबक सीखा नहीं है या पाकिस्तान अभी इनके जरिए और कुछ एडवेंचर करने की सोच रहा है। पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है विंग कमांडर बख्शी? राजीव जी, आपने जो बताया वो हम काफी टाइम से सुनते आए हैं और फिर दोबारा सुन रहे हैं। ये जो आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें पहले भी, चाहे बेशक आप रिकॉर्डेड मान लीजिए, ये पहले भी थी और वही है। इनकी आवाज चेंज नहीं हुई, इनकी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनका यही धर्म है, यही कर सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इनको बाध्य कर रही है ये बोलने के लिए, और ये बोलेंगे। इनको भी रोटी कमानी है। और मैं ये बता दूं, इनको पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट कर रही है, इनको वो कंट्री सपोर्ट कर रही है जो लिप सर्विस देते हैं आपको कि हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं।
जो आईएमएफ का लोन इनको क्लियर करवाते हैं, जो एड देते हैं, वो सारा एड टेररिस्ट में जाता है, टेररिस्ट के सपोर्ट में जाता है। तो आप इस बात को मान के चलिए राजीव जी कि ये सारे के सारे जो हैं ये भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनकी आर्मी, इनके सपोर्टर्स, फॉरेन सपोर्टर्स, इनके जो वेस्टर्न कंट्रीज जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, कुछ नाम अब लेने हम शुरू कर देंगे, वो इनको रुकने नहीं देंगे, क्योंकि भारत का बढ़त किसी को फूटी कौड़ी नहीं बढ़ता, वो आपको उगने नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे। ये है, हमने इन दिनों में भारत ने एक बड़ा जबरदस्त सबक सीखा है कि कोई आपका यहाँ दोस्त नहीं है। तो ये जो टेररिस्ट है इनको पता चल गया है स्थिति क्या है, इसका ये पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि आर्मी इनको पूरी सहूलियत देगी, इनको सारे का सारा सब कुछ मिलेगा। इनको एक ही दुख है कि अब हम जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसने अभियान शुरू कर दिया है कि अब जो सपोर्टिंग सेल्स हैं हिंदुस्तान में वो खत्म होने शुरू हो रहे हैं, और वो खत्म हो रहे हैं। और यही नहीं, अब मेंटली उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि वही जो मेंटल सपोर्ट उनको दे रहे थे अब उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उनको अब असलियत पता चल गई है। फिर भी भारत का अभियान सपोर्टिंग सेल्स में जो है, उनको स्लीपर सेल्स जो हैं उनके खिलाफ चल रहा है। और टेररिज्म जो है, चाहे मसूद, उसका बेटा, चाहे कोई कितना कुछ कर ले, ये कुछ नहीं कर पाएंगे बशर्ते हमारा सिंदूर शुरू रहे। और अगर आगे से कुछ और हरकत करते हैं तो इनको अटैक करना हमारा धर्म बनता है हिंदुस्तान का, वो होगा। बख्शी साहब, क्या केवल इनको कुछ करना है तो उसका इंतजार भारत करता रहे, या कहते हैं कि इनके करने और उसकी सोच से पहले ही एक बार और एक स्ट्राइक इनके अड्डों पर करना अब वक्त की मांग है? बिल्कुल वक्त की मांग है, पर ये मैं बता नहीं सकता कब स्ट्राइक होगी, कैसे होगी। देखेंगे कहां पे जमते हैं, क्या करते हैं। अब हमारी जो प्लानिंग हो रही है इसके ऊपर एब्सोल्युटली क्लियर है, वो वेट करेंगे और ऐसी जगह वेट करेंगे स्ट्राइक द आयरन इज हॉट, और सबसे ज्यादा जब जगह स्ट्राइक करने वाली उनको मिलेगी वो करेंगे। अब हम लोग किसी की वेट नहीं करेंगे कि ये पहले गोली चलाएं या कश्मीर में आए या कुछ। इन्होंने कोई हरकत शुरू करी, अभी इन्होंने कोई हरकत शुरू नहीं करी है, अभी सिर्फ भाषणबाजी चल रही है, पर इनकी हरकत शुरू होगी और उससे पता चलेगा वो कहाँ हैं। अब वी लीव इट टू द हायर कमांड। अब हम उनको कंजेक्चर नहीं करेंगे कि मेरे ख्याल से अगले हफ्ते कर देंगे या उसके अगले हफ्ते करेंगे, वील सी, पर होगा जरूर, होगा जरूर। प्रधानमंत्री ने है कसूर में लश्कर यौम तकबीर जलसा हुआ है। जलसे में लश्कर आतंकवादी सैफुल्ला कसूरी भी मौजूद था। आतंकी हाफिज के बेटे तलहा के साथ था सैफुल्ला। लश्कर के जलसे में पाकिस्तानी सेना के अफसर भी मौजूद थे। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि लश्कर के, जैश ए मोहम्मद के, आतंकवादियों के, टेररिस्ट के साथ पाकिस्तानी आर्मी के लोग ना मौजूद हों, क्योंकि ये उनकी पुरानी आदत रही है। जब आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर में, तो उनके जनाजे में भी पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जनरल तक पहुंच गए थे। तो उनका दर्द समझ में आता है कि उनको अपने बड़े आतंकवादी खोने पड़े। हम अपने खास शो की तरफ रुख कर लेते हैं। खास शो इस बात से जुड़ा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक लंबे समय तक खामोशी तो छाई रही, लेकिन उस खामोशी के बाद जैसा हम लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान इतनी ज्यादा देर अपनी हरकतों को रोक सके, ऐसा संभव नहीं है। पाकिस्तान एंटी इंडिया पॉलिसी पर जीता है, उसी पर पैदा हुआ है, तो बहुत ज्यादा वक्त उम्मीद नहीं करनी होगी कि पाकिस्तान हरकतों को रोक पाएगा और पाकिस्तान फिर वो हरकतें करेगा जिसके बाद शायद वो अपने परमानेंट इलाज की तरफ आगे बढ़ जाए। संजीव उनियाल जी मेरे साथ इस वक्त और जुड़ गए हैं, उनको अभी मैं आपसे परिचय करा रहा हूं। बहुत स्वागत है संजीव जी मेरे साथ। और निपुण आलम बयान का मैं रुख करता हूं। उससे पहले आप सुन रहे थे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को। निपुण सर, पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके बीच में कई सारे बयान निकल कर सामने आए, लेकिन हमें लगता है और ऐसा समझ में आता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ तो ऐसा हुआ है
कुछ तो ऐसा हुआ है जो आज मसूद अजहर की इस रिकॉर्डिंग और सैफुल्लाह या तलहा सईद के इस बयान के साथ अब तक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के सुर बदले हैं, वो थोड़ा सा खामोश सा रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि इंटरनेशनली जिसे यूएन टेररिस्ट बताता है, जिसे यूएस टेररिस्ट बताता है, ये सारे नाम पाकिस्तान में जीते हुए, घूमते टहलते हुए मिलते हैं, फिर भी पाकिस्तान से इस बाबत कभी कोई पूछताछ नहीं होती। हालांकि बाकी सारे काम होते हैं तो हालात बिगड़ जाएंगे, एक मुल्क तबाह हो जाएगा, उसको लेकर बीच में सीज फायर का नाम लेकर कूदने वाले एक फेहरिस्त है। निपुण, देखिए राजीव जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान के बारे में एक बात हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तान को चलाने वाला ट्रिपल ए है। ट्रिपल ए मतलब अल्लाह, आर्मी और आपका अमेरिका। जब मैं अल्लाह की बात करता हूं तो यहाँ में गॉड से मतलब नहीं है, मेरा मतलब है रेडिकल और टेररिज्म का जो ये नेक्सस वहां पर बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक एसेट की तरह जो भारत के विरुद्ध वो यूज करते हैं। और जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, निश्चित रूप से पाकिस्तान की कमर टूटी। और जिस प्रकार के रेडिकल ग्रुप्स वहां पर है, कट्टरपंथी आतंकवादी जो हैं, इनको अपने आप को बचाना, अपने आप को संरक्षित करना या अपने समर्थकों को जिनके बीच में हीरो हैं उनके बीच में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार के जो बयान है, इस प्रकार की जो चीज आप देख रहे हैं, इनके जो मकसद है, मंसूबे ये है कि ताकि हम अपनी जनता को दिखाएं कि नहीं, हम नहीं, भारत डरा है, भारत हारा है। तो ये उस प्रकार के मंसूबे। देखिए एक्चुअली है क्या कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जिहादी कम्युनिटी आपकी डेवलप की जाती है इस तरह के संगठन के द्वारा, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या आपका और जमातुल दावा हो, लश्कर के बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह के काम को करते हैं ताकि वहां पर एक तरह से जो जिहादी फोर्स है उसकी कमी ना हो। भारत ने एक्शन लिया, एक्शन के बाद निश्चित रूप से हमने एक्शन लेने के बाद यानी कि इसको कॉस्ट ऑफ टेरर हमने बढ़ा दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक न्यूक्लियर स्टेट पावर के ऊपर हमने घर में घुसकर मारा, उनकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को भी क्या कर दिया, हमने जीरो कर दिया, नील कर दिया कि क्या ये नहीं चलेगी। अब ऐसे में जो उस प्रकार के लीडर है, चाहे मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो या इनके द्वारा और भी जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो बस आपके नेता हैं, उनका अपना वजूद बचाए रखना, अपना अस्तित्व बचाए रखना, ये उतना ही ज्यादा भारी हो गया, मुश्किल हो गया। ऊपर से एक अननोन गनमैन वहां पर घूम रहे हैं जो चुन चुन कर क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हिट कर रहे हैं। तो ये जरूरी इन लोगों के लिए है कि इनके पास एक जिहादी फोर्स हो और ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की सरकार के ऊपर एक दबाव डाले कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन या कोई भी हमला हुआ तो ये हमला कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्टेट के प्रति मानेंगे। तो बहुत सारे इस प्रकार के फैक्टर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुझे अभी भी एक बात लगती है, हमने कहा कि पाकिस्तान है कि सुधरे का नहीं, भविष्य में पॉसिबिलिटीज बनती हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है तो आपने देखा होगा, हमने जानबूझकर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार क्या है, जारी है। और आप जानते हैं कि आज के दिन कई स्टेट्स में जो बॉर्डर वाले स्टेट हैं वहां पर मॉक ड्रिल भी कराई गई है। और मॉक ड्रिल का मतलब समझते हैं, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी मॉक ड्रिल की बात हुई थी और फिर ऑपरेशन सिंदूर आपका हो गया था। तो मुझे लगता है कि इन अगर तारों को, जैसे पीएम मोदी और आपने कहा कि उनके बारे में समझना सोचना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि जो हमने लड़ाई छेड़ी है आतंकवाद के विरुद्ध, ये छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है। और हम तो बार बार दुनिया को जाके यही बात कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तो अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम दुनिया की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जाकर उनको ये बता रहे हैं कि 9/11 का जो इंसिडेंट 2001 में हुआ था उसको करने वाला ओसामा बिन लादेन का और नहीं, वो पाकिस्तान में मिला था। और जो आपने कहा कि जो ये आतंकवादी, चाहे वो आपका अमेरिका हो या आपका यूएन हो, उनकी लिस्ट में शामिल है, उसके बाद भी ये सरेआम घूम रहे हैं, सरेआम वहां पे आपके जलसों भाग दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सीधा सीधा कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो जो पाकिस्तान को फंडिंग, IMF हो, तमाम तरह के जो इंस्टीट्यूशंस की ओर से मिलने की बात की जा रही है, हमारी पूरी कोशिश है
कि अगली किस जगह पाकिस्तान को ना मिल पाए ठीक है। और तमाम तरह के सेशन पाकिस्तान जाए। जी ठीक, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जहां तक मॉक ड्रिल की बात है, जो खबर है मॉक ड्रिल आज के लिए रद्द कर दी गई है बॉर्डर स्टेट्स में। इससे एक और अजीब बात समझ में सामने आती है कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल होनी थी उससे पहले ही अटैक हो गया था, इस बार भी मॉक ड्रिल रद्द हुई है, तो क्या सरप्राइज एलिमेंट पाकिस्तान को परेशान तो नहीं कर रहा होगा? संजीव जी, कॉस्ट ऑफ टेरर भारत ने बढ़ा दिया है, ऐसा कह रहे निपुण आलम बयान। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी समस्या यह है कि यूनाइटेड नेशंस में अब तक टेररिज्म की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं किया है। भारत इस लकीर को खींचने की बात करता है कि कोई गुड और बैड टेररिज्म नहीं है, सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आता है, लेकिन पाकिस्तान इसी का क्या फायदा तो नहीं उठाता है? बिल्कुल राजीव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, जबकि यूएन ने घोषित किया हुआ है टेररिस्ट है, पूरे डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, यूएसए की लिस्ट में, यूएन की लिस्ट में, सारी जो टॉप कंट्रीज है उनकी लिस्ट में, पर खुलेआम दादागिरी करते हुए घूमते हैं। आप देखिए, और आपने वीडियो को अगर ध्यान से सुना हो राजीव, आप तो बहुत माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो मैंने ये पर्सनली वीडियो में ऑब्जर्व किया, इस बार हुजूर आला के हाथ पैर फूले हुए हैं, भीख मांग रहे हैं लिटरली कि हम तो पहले ही खून में लदे हुए हैं, हम तो पहले ही पिटे हुए हैं, हमें मत छेड़िए। आवाज में दम नहीं है। सारा मोदी ने गीदड़ भभकी के रूप में जो निकली है ना इनकी वीडियो, ये बताती है कि छुपे फिर रहे हैं, एक तरह से भिक्षा मांग रहे हैं कि मुझे जीवन दान दीजिए, मेरे घर के 10 मेंबरों को तुमने जो तबाह कर दिया, मेरे सामने 100 टॉप के टेररिस्ट जो कि आज हम सोचते थे कि हजारों लाखों लोगों भारतीयों को मार देंगे, उनको खत्म करने का जो लेते थे, आज उनके घर में जाके, उनकी मान में घुस के, उनकी छाती पर चौड़े होकर ठोक कर आए हैं। तो मौलाना जी, आप नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। वही जो कहते हैं ना सिंदूर के लिए, आप सिंदूर के लिए गए थे, सिंदूर किसी का हटाने, और सुदूर में आपको भागना पड़ गया। आपको कोई पीछे पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि भी आपके पास टाइम नहीं है कब आप पर अटैक हो जाए। तो मुझे लगता है राजीव कि इस टाइम जो पूरी साइकोलॉजी है, ये पूरी पार्टी की टेररिस्ट ग्रुप की, ये लगभग समापन की तरफ है। पर हां, मुझे याद है अच्छे से, आप हिस्टोरिकल फैक्ट देखिएगा कि एक सज्जन, ये चाणक्य के बचपन की बात है लगभग, आप देखना हिस्टोरिकली, शॉर्ट में 1 सेकंड में बताऊंगा कि बाकी सब स्टूडेंट्स जड़ निकाल रहे थे जब उनको काम मिला, परंतु एक जो है बालक उन जड़ों को जला रहा था। तो जब राजा सामने, चाणक्य सामने से निकले, तो उन्होंने पूछा कि भाई किसका बेटा है, ये कौन है, क्यों है, उसको पकड़ो। उसने कहा जी ये सबको जलाने का आदेश दिया गया था, परंतु ये सब निकाल रहे थे जड़ों को इन पौधे की, पर ये बच्चा जो है उन जड़ों को जला रहा था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी ऐसे स्कूल से पढ़े हुए हैं, मोदी उस विद्यालय में पढ़े हुए हैं जहां चाणक्य था, जहां चाणक्य कहता था कि व्यक्ति को जड़ों से हटा दो, जड़ों से हिला दो, उसकी दोबारा से रोप ना बनने पाए, दोबारा से एक नया जो है हाइब्रिड पौधा तैयार ना हो पाए जो टेररिज्म का पौधा हो। तो मुझे लगता है कि शायद ये मसूद अजहर एंड कंपनी को रियलाइज हो चुका है कि अब वो सुरक्षित नहीं है, ऑलमोस्ट भिक्षा मांग रहे हैं अपनी जीवन की। आप जब किसी को मारते हैं ना, अपने बदमाशों की लाइफ में, एडवोकेट हूं, क्रिमिनल एडवोकेट हूं, मैंने देखा कि जब ये 15 लोगों का मर्डर करने के बाद कितना खूंखार, और मेरे चेंबर में बैठ के कह रहा है सर मुझे फांसी तो नहीं होगी, वकील साहब मुझे फांसी से बचा लोगे ना। इतने डरपोक होते हैं ये लोग। एक सैनिक जो 100 लोगों को मार देता है बॉर्डर पर, वो डरपोक नहीं होता, वो बहादुर होता है, क्योंकि वो कॉज के लिए लड़ता है, मिट्टी के लिए लड़ता है, अपने देश के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए लड़ता है। परंतु ये निहत्थे लोगों पर, उनकी पत्नी के सामने उनका सिंदूर मिटाने के लिए लड़ते हैं, इसलिए बहुत डरपोक होते हैं। इसलिए मैंने बताया 2-3 डाकू टॉप के टेररिस्ट, जिनको मैं बेल के लिए मेरे चेंबर में बैठ के रोते हैं, और मेरे जूनियर मुझे कहते हैं सर ये टॉप का टेररिस्ट है, टॉप का जो है बदमाश है, पर आंसुओं से रो रहा है, अपनी भिक्षा ले रहा है। जब इसके ऊपर पड़ी कि मेरे को फांसी तो नहीं हो जाएगी, तो असलियत ये है राजीव कि ये वास्तव में भिक्षा मांग रहा है। इसने कटोरी फैलाई है मोदी के सामने, भारतवर्ष के सामने, हमारे सेनानियों के सामने, हमारी ताकतवर फौज के सामने, आकाश 1, 2, 3 के सामने, ब्रह्मोस मिसाइल के सामने मसल के रख दिया। ये है भारत की इकोनॉमी बन गई, चौथी इकोनॉमी बनना मतलब है सुपर पावर बनने वाली है। और आज संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर भले चलो,
पहला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भूल कर भी मुख में जाति पंथ की ना बात हो। मैं कभी पंथ की जाति की बात नहीं करूंगा। इस देश को विकसित भारत बनाऊंगा, इस देश को टॉप की इकोनॉमी बनाऊंगा, इस देश को दोबारा से शक्तिशाली बनाऊंगा और वैभव पर पहुंचाऊंगा जहां पर कि ये विश्व गुरु बनकर निकल के आएगा। ऐसा संगठन से निकलने वाले सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप संजीव उनियाल जी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि क्षमा करना या माफ करना भी किसी ताकतवर को शोभा देता है। अगर कमजोर कहता है जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो दुनिया उसके ऊपर हंसती है, उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती है। यह भी समझना हमें होगा। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख करूं, उसके बाद विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का रुख करूंगा और इस बीच बहुत जल्द मेरे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा भी जुड़ने वाले हैं। पाकिस्तान में फिर दिखा आतंकी और सेना का गठजोड़, पोस्टर लगे हैं लश्कर के आतंकवादी और आसिम मुनीर और पाकिस्तान के दूसरे लोग एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप देखिए, पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के चीफ और दूसरी तरफ हाफिज सईद और बाकी आतंकवादी एक पोस्टर में। और ये पोस्टर कहाँ लगा है? ये किसी बस स्टैंड पर लगा हुआ है। ये दरअसल रेडिकल बनाने की कोशिश इस वक्त कराची में, कराची और सिंध के कराची में लगाया गया है। वही सिंध जहां पर एक नहर निकालने को लेकर इस वक्त लोग सड़क पर उतर आए हैं और पाकिस्तान में जबरदस्त खिलाफत अब दिखने लगी है। वही कराची जिस बंदरगाह को 1971 में पूरी तरह से ब्लॉकेट कर दिया गया था, वही कराची जिसको इस बार तबाह करने के लिए नेवी आदेश का इंतजार कर रही थी। हालांकि उससे पहले एयरफोर्स और आर्मी ने वो काम कर दिया था जिससे नेवी को वहां पर कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सबक दे दिया गया। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, हम पाकिस्तान से आ रही धमकियों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर ये धमकी हकीकत में अमली जामा पहनाने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ती है तो उनको यह भी याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रोका नहीं गया है। तो दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 इस बार कितनी तबाही लाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं है, उसकी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। लेकिन मैं एक सवाल, एक न्यूज से थोड़ा हैरान हुआ। आप दोनों को क्लब करते हुए हमारे दर्शकों को समझाइएगा। मुझे एक जानकारी मिली है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रावलाकोट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट वहां पर मिले हैं और उनके साथ एनकाउंटर हुआ है। हालांकि उसमें से 2 या 3 को पाकिस्तान की फोर्स ने न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन कहां वेस्टर्न फ्रंट, कहां पीओके, टीटीपी ने यहां तक अपनी आमद कर ली है। ये कितना बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए, और क्या हमको भी सोचने की जरूरत है? हमको अपनी सोचने की इसलिए जरूरत पड़ेगी कि अपनी जो प्लानिंग में अगर हमको थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं वो हमको लाएंगे और हमको ये आंकड़े मिलते रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एलिमेंट है वो सारा पाकिस्तान की मुट्ठी में नहीं है। इन पाकिस्तान की टेररिस्ट का आका है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, और यही है, यही उन लोगों को बैठ के हुक्म करता है। पर देर आर तालिबान एलिमेंट्स व्हिच आर अगेंस्ट पाकिस्तान, दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, और वो आपको मिलेंगे यहाँ पे भी, पीओके में भी, जो पाकिस्तान की खिलाफत कर रहे हैं ये भी हैं। ये आपको सिंध में ही मिलेंगे, बलोचिस्तान में भी मिलेंगे आपको। तो पाकिस्तान की आर्मी को खतरा है, वो सब ठीक है। पर हमारे को एक चीज याद रखनी चाहिए, ये अभी अभियान शुरू हुआ है। अभी सिंदूर 2, सिंदूर 3 और सिंदूर 4 जो जितने चलेंगे वो सब चलेंगे। पर हम एक बात याद रखें, हमारे को हमारे 2 एम्स से जो सामने रहने चाहिए, टेररिस्ट को खत्म करना, टेररिज्म को, और पीओके को लेना। ये इसको भूलिए मत, सब चीजें हो जाएं पर ये चीज हमारी ऑब्जेक्टिव रहेगी। पर टेररिज्म को खत्म करने के लिए हमको अपने स्लीपर सेल से आंख नहीं उठानी। अभी तो हमारे को बहुत बड़ा अभियान शुरू करना है, स्लीपर सेल्स। और ये जो आप करें ना, ये जो एक्सरसाइज रोक दी गई है, एक्सरसाइज हो रही है, अल्टीमेटली आप देखेंगे दिस एक्शन होगा अगेंस्ट स्लीपर सेल्स। इवन सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज होगी, वो होगी कि स्लीपर सेल का जो असर है वो और खत्म हो, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुए हैं और अंदर आएंगे, क्योंकि इनको बांग्लादेश का सहारा मिल रहा है, चाइना का सहारा मिल रहा है, अमेरिका का फंडिंग मिल रही है, इनको मिडिल ईस्ट से
पूरा सहारा मिल रहा है, ISIS से सहारा मिल रहा है। तो अभी मत सोचिए कि सब भारत में ठीक हो गया है, स्लीपर सेल चले गए हैं और अब ये इक्के दुक्के जो टेररिस्ट हैं इनको हम 2-3 स्ट्राइक में खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, ये खत्म कभी नहीं होंगे, क्योंकि इतनी गरीबी है। और ये टेररिज्म एक थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस हराया नहीं जा सकता। जब तक रेडिकल इस्लाम जिंदा है तब तक ये थॉट प्रोसेस जिंदा रहेगा। तो सर असल आपको टेररिस्ट तो शायद 50 पाकिस्तान साल लग आर्मी जाए। है, ये असल होगा। टेररिस्ट तो पाकिस्तान आर्मी है। हम उसे कब हिट करने की तैयारी करेंगे? या आप सबका ज्वाइंट एक क्यूमुलेटिव ये निकल कर आ रही है चीज कि असल टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी है, हम वहां पर हिट, क्या इस बार इशारा दिया है हमने केवल? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी को हिट करने के लिए हमें अभी वेट करना है। हम आपस में बैठे हैं टेलीविजन पे, हमारे पास सारे आंकड़े नहीं हैं। जो हाई कमांड बैठा ऊपर उसको सारे आंकड़े मिल रहे हैं आंकड़ा चाइना और बांग्लादेश के बॉर्डर से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, और जो अमेरिका भी इंडक्शन कर रहा है या अपनी एक्सरसाइज करना चाहता बे ऑफ बंगाल में, उससे मिल रहा है। उस सिचुएशन में आगे क्या हो सकता है, हमको वो चीज सोचनी है। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं रह जाएगी। जो अगली लड़ाई अगर हुई तो इफ द थिंग्स बिकम सीरियस और लड़ाई शुरू होती है तो डोंट थिंक कि इंडिया पाकिस्तान ही लड़ेगा। आपकी फ्रंट बांग्लादेश पे भी होगी, आपकी फ्रंट चाइना पे भी होगी, पूरा लद्दाख से अरुणाचल आग बबूला हो जाएगा। तो हमको उसकी तैयारी करनी है। इसलिए आई एम हैप्पी कि प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट अभी कोई स्टेटमेंट नहीं बना रही, क्योंकि हमको अभी बड़ा गहर सोच करनी है और इनपुट्स डालने हैं कि आगे क्या होगा। तो 3-4 स्ट्राइक्स में 3-4 बेस सब और करेंगे, 9 बेस और उड़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 200-300 टेररिस्ट मार दीजिए, वो और आ जाएंगे। इनको आप खत्म नहीं कर सकते, ये थॉट प्रोसेस है। ये तो बाहर से भी आ सकते हैं, अभी तो फॉरेन टेररिस्ट आएंगे। आपको किसने कह दिया जो नहीं आएंगे? वो पहले से आ रहे हैं। उनको इतना अफगानिस्तान में आर्मामेंट पड़ा हुआ है, ये 18 बिलियन का आर्मामेंट पड़ा हुआ है वहां पे, वो उसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मोटर्स हैं, सब कुछ है उनके पास। तो इसलिए हमको बहुत घोर तैयारी करनी है, तैयारी में कमी नहीं लानी चाहिए। और ये जो सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज जो होनी थी, इस पे रोक क्यों लगी है? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। आपको पता नहीं कब से क्या हो सकता है। इसलिए मेरी तरफ से एज एन एनालिस्ट मैं ये कहूंगा, हमें सिविल डिफेंस एक्सरसाइज एट वंस रेडी स्टार्ट करनी चाहिए एंड वी शुड बिकम एफिशिएंट। जो 1971 में किया था अब करना पड़ेगा। पर अभी आई एम सॉरी, हमको अभी वो मोमेंटम आया नहीं है। हम सिर्फ एक ही जगह ध्यान दे रहे हैं, बाकी जगह नहीं। एग्जैक्टली आपने बड़ा क्लियर इस बात को सामने रख दिया। हालांकि हम टीवी पर बैठकर इन माइन्यूट चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उस सतह पर तो जा सकते हैं। आपका कहना है कि अभी हम एक फ्रंट के बारे में सोच रहे हैं। मेरे दिमाग में लगातार आप लोगों से चर्चा के पहले स्टडी करते वक्त ये आ रहा था कि मैं क्यों इस बात को इनकार कर दूं कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, चीन उसके साथ लड़ रहा है, दिख जरूर नहीं रहा है। लेकिन निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण सर, मैं घूम फिर कर वही बात लाऊंगा। आज डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात कही कि पीओके तो आना ही है और हम बातचीत अब और किसी पर नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान पहले कहता था हम कश्मीर पर बात कर लेते हैं, भारत ने अब वो लाइन बड़ी खींच दी है कि हम टेरर और पीओके पर बात करेंगे। कश्मीर है उसमें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, अब उसी पर बात करेंगे। क्या डिप्लोमेसी से पीओके मिल सकता है? क्लियर कीजिए इस चीज को निपुण आलम बयान आप। और क्या पाकिस्तान का बने रहना, अगर नहीं मिल सकता है तो क्या पाकिस्तान का बने रहना अब ठीक है? नहीं, देखिए, अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो आज हमारी डिप्लोमेसी की तो वाह पूरी दुनिया में है। और हम ये बात कहेंगे डिप्लोमेसी से देखिए हर तरह की संभावना है। डिप्लोमेसी का फेल्योर जो है वो वॉर में परिणत होता है और हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए पहले डिप्लोमेसी फिर वॉर की ओर बढ़ता है। मुझे लगता है कि भारत तो बहुत मजबूत तरीके से, देखिए एक बात मैं बार बोलता आ रहा हूँ राजीव जी, पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बाल्कनाइजेशन की ओर बढ़ रही है। बाल्कनाइजेशन हम एक टर्म यूज करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई देश जो टुकड़ों में टूटने वाला है, जैसे यूगोस्लाविया अपनी इथनिसिटी और लैंग्वेज के बेस पर टूटा था। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये तो है ही, इसके साथ पाकिस्तान के साथ दो चीजें और हो रही हैं, एक तो इकोनॉमिकल क्राइसिस और एक रिसोर्सेज क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस तो झेल रहा है, रिसोर्सेज क्राइसिस भी बड़ी मात्रा में है। बलूची इस बात से नाराज है कि तुम हमारे रिसोर्सेज को यहाँ से निकाल कर इस्लामाबाद
पंजाब को डेवलप कर रहे हो या चीन भेज रहे हो। सिंधिया आज इस बात से नाराज है कि आप हमारे हिस्से का पानी में दे नहीं रहे हो, ऑलरेडी नहीं दे रहे हो, पहले से नहीं दे रहे हो पिछले साल से ही, कि चौलिस्तान को डेवलप करना है, कि रेगिस्तान को डेवलप करना है, जिससे पंजाब के लोगों को फायदा हो। तो पाकिस्तान का मतलब तो ये हो गया है पंजाब। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो कि सिंध के अंदर हम देखते हैं 47 लेके लोग सड़कों उतरे हैं, और खासतौर से जब हमने इंडस वाटर की सस्पेंशन की बात की टीडी की, तो और ज्यादा पैनिक आपका सिंध के अंदर है। तो आप देखिए बलूचिस्तान अपने आप, सिंध भी आपका की स्थिति बनी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति बनी हुई है। तो पाकिस्तान के तो 4 प्रोविंस है, पीओके को लेकर तो कोई बात नहीं है, पीओके तो हमारा है, क्योंकि पीओके पे तो उनका इलीगल ऑक्यूपेशन है। राजीव, मैं एक बात कहता हूँ कि हम सब लोग अगर कोई लैंड लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो हमारे पास बकायदा उसका पेपर होता है, रजिस्ट्री होती है। अगर पाकिस्तान से जाकर कोई पूछे पीओके कहाँ से आया तुम्हारे पास, तो ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि राजा हरि सिंह के सिग्नेचर करा हुआ विलयपत्र इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में है। तो मैं तो कहता हूँ कि जब पाकिस्तान खुद ही तार होने की ओर है, तो पीओके को तो मिल जाना वैसे ही बहुत आसान है। और हम तो देख रहे हैं पिछले दिनों पीओके में जिस प्रकार के आंदोलन हुए, जिस प्रकार के मूवमेंट है, और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है राजीव जी हम लोगों को, कि जिस प्रकार से कश्मीर में डेवलपमेंट देखा, इसी डेवलपमेंट से तो ये लोग चिड़े। जिस प्रकार से वहां टूरिस्ट गए, तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग टूरिस्ट वहां पहुंच जा रहे घूमने के लिए। इन बात से पाकिस्तान घबराया और पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दिया। मैं मानता हूं कि पीओके के लोग भी इस बात को देखते हैं कि भारत के अंदर ये नहीं है कि किस एरिया का डेवलपमेंट होना है या नहीं होना है, भारत सब क्षेत्र को साथ लेके चलने का प्रयास कर रहा है। तो पीओके भी भारत के प्रशासित वाले कश्मीर के डेवलपमेंट को देखता है। तो मुझे लगता है कि पीओके खुद ही वहां पर क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, पीओके के लोग भारत से विलय करेंगे। ठीक है संजीव उनियाल जी, मैं शायद आपसे पहले भी एक सवाल पूछ चुका हूं, और आज की चर्चा में भी मैं उस सवाल को इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि आज अब डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपने कहा, हम लोग हमारी चर्चा में आया, वो धमकी दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा ये हाल हो जाएगा, उनका पूरा परिवार तबाह हो गया है। लेकिन यही चीज़ है कि सामने वाला घायल हो गया है और वो कुछ नहीं कर सकता है, इसको अगर सिरे से नकार दिया जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या भारत ने अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख लिया है, और क्या पाकिस्तान अब नया फ्रंट अगर तैयार करेगा टेररिस्ट के जरिए, क्या उसको भारत अब और अच्छी तरीके से मार सकता है? राजीव, आप जो है ना अच्छे पत्रकार हैं, क्योंकि आप हिडन लाइन है, यू रीड बिटवीन द लाइंस। लगभग यही इशारा मैं आपकी तरफ कर रहा था, और आपने जो लास्ट छोर छोड़ा था मेरे प्रश्न का, क्षमा वाला, तो मुझे वो 2 लाइनें, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जो ताकतवर होता है, जो शक्तिशाली होता है, जो अपने ब्रह्मोस मिसाइल को अटैक करना जानता है और दूसरे के मिसाइल्स को जीरो करना जानता है। वो आकाश 1, आकाश 2, आकाश 3 से। तो क्षमा अगर हम करते तो जब करते जबकि इनको घुटने पे टिका देते, पर अब वो क्षमा वाला क्षेत्र नहीं है, वो चाणक्य नीति है अब, कि हम जड़ों से तुमको, जड़ों को जला देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये नीति मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है इस तरह के टेररिस्ट के लिए। विंग कमांडर साहब भी यही कह रहे थे, और मेरे मित्र जो एक्सटर्नल फेस वो भी यही कह रहे हैं कि हमें इनको जड़ से हटाना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और 140 करोड़ लोगों को पूर्णतः विश्वास है मोदी सरकार पे कि ये इस बार इस जड़ों से मेरे पास संजीव जी, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी निपुण सर, मेरे पास कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है क्योंकि आप सब लोग अनुभवी हैं। मुझे एक गांव की एक कहावत याद आती है कि अगर किसी पेड़ को जड़ से खत्म करना हो तो उसकी जड़ों में मट्ठा डाल दो या छाछ डाल दो। मैं इतना ही समझता हूं, क्या पता भारत का एस्टेब्लिशमेंट वही मट्ठा इस वक्त तैयार कर रहा हो, जब वो डाला जाएगा तो जड़ें भी गायब होंगी और नए आने वाली कोपले भी खत्म होंगी। बहुत शुक्रिया, आप सब ने वक्त निकाला, मेरे इस खास प्रोग्राम में आकर अपनी अपनी राय रखी। और अब आगे का रुख करते हैं, प्रधान